जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। फोर्स पार्ट 6 किसके लिए है? 9 और 10 के लिए, 9 सीबीएसई के लिए, 10 आईसीएसई के लिए और जिसका एम एनटीएससी है सबके लिए। आज हमको पढ़ना है न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ सारा हो गया था, फिर अभी हम लिखेंगे नहीं। सेकेंड लॉ आपको सारा हम बता देते हैं इसमें, फिर लिखने वाला काम आप कर लीजिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट में देखा जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फोर्स। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़े तो उससे भी फोर्स का डिफिनीशन निकला, और अभी जो हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो इससे भी फोर्स का डिफिनीशन निकलेगा। दोनों में अंतर क्या है? फर्स्ट लॉ क्वालिटी बेस्ड था और सेकेंड लॉ क्वांटिटी बेस्ड है। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ से क्वांटिटी बेस्ड और इससे क्या? इक्वालिटी, ऐसे क्या? क्वांटिटी बेस्ड। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको हमको दो तरीका से समझाना है, एक मोमेंटम को लेकर के और एक जनरल। तो पहले हम जनरल में आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद चले जाएंगे किस में? मोमेंटम में। जनरल को समझने के लिए आपको जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस हो गया, ठीक। इस पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हो गया। इस पर हम फोर्स लगाएं, माने इसमें एक्सेलरेशन आ जाए, इसके लिए हमको क्या लगाना होगा? फोर्स लगाना होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उतना ही फोर्स इस पर फिर हम लगाए। देखिए ये गिरा नहीं गिरा, यानी क्या समझना है आपको? सो देखो, फोर्स लगाए, सेम फोर्स लगाए, और दोनों का मास क्या है? अलग अलग है। नहीं, या उतना ही यदि एक्सेलरेशन हम इसमें भी चाहते हैं तो हमको फोर्स क्या लगाना होगा? ज़्यादा लगाना होगा। तब क्या लगाना होगा? फोर्स ज़्यादा लगाना होगा, ठीक। अब इसको समझिए इसे, यानी मास यदि कम था तो फोर्स कम लगा, दोनों में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है हमको। तो मास यदि ज्यादा है तो फोर्स क्या लगा? ज्यादा लगा। नहीं, मास कम तो फोर्स कम, मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। इसका मतलब फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। नहीं कहा मास बढ़ा तो फोर्स बढ़ाना पड़ा कि नहीं? अब मास घटा तो फोर्स क्या होगा? घटाना पड़ा। वही सेम चीज, मास यदि, फोर्स यदि हम ज्यादा करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। मान लीजिए सेम ऑब्जेक्ट हो, अब आप सेम ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट हम ले लिए, ठीक है, एक सेम ऑब्जेक्ट हम यहां ले लिए। इसमें हमको क्या करना है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो यदि कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो क्या होगा? कम फोर्स लगाना होगा। और ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करना होगा? ज्यादा फोर्स लगाना होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जो है वह क्या है? फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला में हम लोग क्या पढ़े? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और दूसरा में क्या पढ़े? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों को प्लस कर दीजिए। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? एम ए। नहीं, अब फिजिक्स कहता है प्रोपोर्शन है, उसको हटाने के लिए कोई ना कोई हम क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे।
ठीक है, तो कांस्टेंट यहाँ हम के मान लिए, क्या मान लिए, के। एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, के एम ए, के को हटाना भी है भाई। यहां हम क्या कहते हैं कि एक यूनिट मास हो, उस पर यूनिट फोर्स लगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यूनिट मास है, उस पर यूनिट फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिट एक्सेलरेशन। इसका मतलब तीनों 1 1 1। तो आप जो फॉर्मूला अभी तक बनाए थे F इज इक्वल टू के एम ए, F1 M1 A1 माने K1 नहीं हो गया, K इज इक्वल टू 1। अब हम उसमें K का वैल्यू 1 डाल दिए, F इज इक्वल टू क्या हो गया, MA हो गया। F इज इक्वल टू MA, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सही बात। अब आ जाइए कि फोर्स किस टाइप का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो दो चीज को हर समय दिमाग में रखिए कि स्केलर वेक्टर में बांट दीजिए, और दूसरा उसका यूनिट क्या है। सो यूनिट भी कम से कम दो तरीका से आपको करना है, MKS और CGS से, ठीक है। तो अब हम पहले दूसरा मेथड से समझ लेते हैं और तब एक ही बार में आपको यूनिट बताएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब हम सेकेंड लॉ को मोमेंटम के हिसाब से समझना चाह रहे हैं, ठीक है। किसके हिसाब से, मोमेंटम। जैसे इस वर्ड का यूज आप करते भी होइएगा या कोई कर रहा है तो सुनते भी होइएगा, कहते हैं मोमेंटम बनाओ, नहीं मोमेंटम बनाओ। या आप कभी बॉलिंग करते हैं क्रिकेट में, फास्ट बॉल फेंकना रहता है, आप ही फेंक रहे हैं, लेकिन जहां पर खड़ा है वहीं से फेंकिएगा तो उतना ज़्यादा आपका बॉल तेज नहीं जाता है। और कुछ दूर से दौड़ के जब आते हैं, कुछ दूर से दौड़ के आकर के तब बॉलिंग करते हैं, यानी मोमेंटम बना के बॉलिंग करते हैं, तो बॉल आपका तेज जाता है ना। यही मोमेंटम है, ठीक। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, समवेग। क्या होता है, समवेग। देखिए आपका हिंदी कितना अच्छा है। सम माने क्या, साथ, नहीं वेग माने वेग के साथ, विथ वेलोसिटी। क्या विथ वेलोसिटी, तो मास विथ वेलोसिटी, मास विथ वेलोसिटी। यहां पर फिर हम रुक जाते हैं, ठीक है। तो मास विथ वेलोसिटी, मास प्लस वेलोसिटी कि मास माइनस वेलोसिटी कि मास इनटू वेलोसिटी कि मास बाय वेलोसिटी, क्या। तो इसको समझने के लिए फिर हम एक एक्टिविटी में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट ले लो, कोई दो बॉडी ले लो जिसका मास सेम हो, जिसका मास सेम हो, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी दो बच्चा का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो एक बच्चा हम ले लिए सौर्या, ठीक है, और दूसरा ले लिए सात्विक। मान लिया गया कि दोनों का मास सेम है, ठीक है। तो वेलोसिटी दोनों का अलग अलग है, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है। माने एक दौड़ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से और दूसरा मान लो दौड़ रहा है 75 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, और दोनों मेरे पास आ रहा है स्पीड से। हमको एक ही टाइम में दोनों को रोकना है, इसको भी रोकना है और इसको भी रोकना है, एक ही टाइम में दोनों को रोकना है। तो गौर करो कि हमको किस पर फोर्स ज्यादा लगाना होगा। जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उस पर फोर्स ज्यादा लगाना होगा, जिसका वेलोसिटी कम होगा उस पर फोर्स कम लगाना होगा, ठीक है। इतना को हम तो रिपीट नहीं कर सकते हैं, तुम जस्ट इससे पीछे 1.5 मिनट 2 मिनट पीछे जाकर फिर इस चीज को एक बार और सुनना, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल ले लो, बॉलिंग करता है, मान लो कि कपिल देव बॉलिंग करते थे,
ठीक है, और इधर हरभजन सिंह बॉलिंग करते। मास दोनों का सेम है, ठीक है। वेलोसिटी दोनों का अलग अलग, क्योंकि फास्ट बॉलर थे, आई स्पिनर थे। तो तुम गौर करो कि रोकना, यदि मान लीजिए रोकना है, बैट्समैन नहीं मारा और कीपर को रोकना है, तो किसमें उसको सुविधा होगी? हरभजन सिंह के बॉल में। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम कम होगा, क्योंकि उसका क्या वेलोसिटी कम है, ठीक है। यानी हमको यहाँ ये समझाना था आपको कि सेम मास है, वेलोसिटी अलग अलग है, तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसको रोकने में हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। हो गया। अब इसके दूसरे पार्ट में आ जाओ। मास दोनों का अलग अलग, जैसे मान लो एक का नाम ले लेते हैं हम हर्ष, ठीक है, उसका मास अलग। एक का नाम हम लेते हैं रोनित, उसका नाम मास अलग। मास अलग अलग, ध्यान दो बात पर, मास दोनों का अलग अलग, लेकिन अब कर देते हम वेलोसिटी सेम। क्या कर दिए? दोनों का वेलोसिटी सेम कर दिए। अब दोनों मेरी तरफ दौड़ के आ रहा है, हमको रोकना है एक ही टाइम में, नहीं तो हमको किस में ज्यादा फोर्स लगाना होगा? जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसमें ज्यादा फोर्स लगाना होगा, जिसका मास कम होगा उसमें कम फोर्स लगाना होगा। इस दोनों एग्जाम्पल में हम क्या देखें? मास का भी रोल है और किसका रोल है? वेलोसिटी का भी रोल है। नहीं, ये दोनों को जब मिला देते हैं, माने क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है? मोमेंटम। क्या होगा? मोमेंटम। इसका यूज करता है तुम कैसे? जैसे मान लो क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, और यदि कोई बैट्समैन मारा स्पीड से, हमको कैच लेना है, नहीं तो स्पीड से मान के वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बिना ग्लव्स का हाथ में चोट लगेगा। तो हम क्या करते हैं? अपना तरफ खींच लेते हैं, यानी कि टाइम बढ़ा देते हैं। टाइम बढ़ा दिए, चोट क्या लगा? कम लगा। वो तो छोड़ो, तुम्हारा साइकिल है, गाड़ी है, सब में शॉकर लगा रहता है, ये सब इसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। खैर वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो मोमेंटम बराबर क्या हो गया? मास इंटू वेलोसिटी। नहीं हो गया? मोमेंटम बराबर क्या हो गया? मास इंटू वेलोसिटी। अब हम आ जाते हैं, मोमेंटम है भाई क्या, तो फिर फिजिक्स है, तो क्या देखना है कि किस प्रकार का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी है, नहीं कौन क्वांटिटी होगा? विथ डायरेक्शन है, यानी मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन मीन्स वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यानी मोमेंटम मेरा कौन क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब क्या बोले हैं? यूनिट बताने के लिए यूनिट कम से कम दो तरीका से आपको बताना है। एक MKS यानी क्या? SI, और दूसरा CGS। MKS माने क्या? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सिस्टम। CGS माने सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, सिस्टम। यूनिट जो हम लोग निकालते हैं तो तीन चीज को लेके निकालते हैं ना जी, मास, लेंथ, टाइम। तो MKS में मास किस में? kg, लेंथ किस में? मीटर, टाइम किस में? सेकेंड, और CGS में लेंथ किस में? सेंटीमीटर, मास किस में? ग्राम, टाइम किस में? सेकेंड। तो उस हिसाब से यदि आपको मोमेंटम का SI यूनिट निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा? मास इंटू वेलोसिटी, यानी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये किसका यूनिट हुआ? यह यूनिट हुआ मोमेंटम का, ठीक है। अब आ जाए SI यूनिट। अब CGS में तो क्या हो जाएगा?
मास इंटू वेलोसिटी, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आप मोमेंटम हो गया आपका खत्म। अब हमको इसी में अगला पॉइंट में जाना है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज, तो जो हम बॉलिंग करते हैं, बॉल तो वही रहता है, बॉल वही न रहता है। हरभजन सिंह बॉलिंग कर रहा है और कपिल देव बॉलिंग कर रहे हैं, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? कपिल देव वाला में नहीं। फिजिक्स में एक सिंबल का यूज होता है डेल्टा, माने क्या? ट्रायंगल का साइन होता है, माने स्मॉल चेंज। कितना चेंज? स्मॉल चेंज। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा पी, क्या? डेल्टा पी। और यहां था एम बी, एम बी मास में तो चेंज नहीं हुआ, किस में चेंज हुआ? वेलोसिटी में। तो क्या लिखे? डेल्टा एम बी। मास में चेंज नहीं, इसे मास को साइड कर दिए, एम डेल्टा वी, ये हो गया रेट इन चेंज इन मोमेंटम। अब हम आ जाते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये था चेंज इन मोमेंटम, अब हम कहते हैं रेट। रेट का मतलब क्या? आम भाषा में कहेगा क्या रेट? सामान का रेट, उसका रेट, उसका रेट। तो यूनिट पर निकालते हैं, डजन पर निकालते हैं, किलोग्राम पर निकालते हैं, नहीं, रेट। आप क्लास में कोई क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, जो पहला नंबर पर दिखाता है, क्वेश्चन तो एक ही दिए, एक ही टाइम में बोले, एक ही क्लास के बच्चा को दिए, ठीक? कोई पहला नंबर पर दिखाया, कोई दूसरा पर दिखाया, कोई तीसरा पर दिखाया, नहीं। तो जो पहले दिखाया सबसे, उसको हम लोग 1 नंबर देते हैं, जो 2 नंबर पर दिखाता है उसको 2, जो 3 नंबर पर दिखाता है उसको 3। वहां भी तो रेटिंग करते हैं, नहीं करते हैं? यानी जो कम टाइम में, जो कम टाइम में दिखाया 1 नंबर, उसी क्वेश्चन को उससे थोड़ा सा ज्यादा समय में दिखाया तो 2 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार से देते हैं नंबरिंग। यहां हमको पढ़ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज, तो मोमेंटम में चेंज माने क्या? मास तो वही है, वेलोसिटी में चेंज, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? तो वेलोसिटी कितने टाइप का? 2 टाइप का, एक शुरू वाला, एक बाद वाला, एक इनिशियल, एक फाइनल। एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं? यू से। और फाइनल वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं? वी से करते हैं, ठीक? तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास तो वही है, एम यू। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? एम बी। नहीं, इनिशियल मोमेंटम एम यू और फाइनल मोमेंटम एम वी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? एम वी माइनस एम यू। क्या होगा? एम वी माइनस एम यू। अब रेट निकालना है, तो बाई टाइम, एम वी माइनस एम यू अब बाई टी, ठीक है? तो एफ, अच्छा एफ छोड़िए, एम इसमें से माइनस टी कॉमन ले लेंगे, एम कॉमन ले लिए। तो एम यदि हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या बचा? वी माइनस यू अब बाई क्या? टी। वी माइनस यू माने क्या? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी ए, देन एफ इज इक्वल टू क्या? एम ए, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्यों हुआ? ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। therefore F इज इक्वल टू एम ए। हो गया प्रूफ? नहीं, एक मेथड मेरा वो था और दूसरा मेथड मेरा ये हो गया, F इज इक्वल टू क्या? एम ए, ठीक है? अब हम क्या बताए थे? क्वांटिटी तो बता दी था आपको, फिजिकल क्वांटिटी कि वह वेक्टर क्वांटिटी है। इसके यूनिट को वहां छोड़ दिए थे, छोड़े थे ना? अब इसके यूनिट पर आ जाओ, फोर्स के यूनिट पर। तो फोर्स का यूनिट, फोर्स इक्वल टू क्या लिखे हम लोग? एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ऐसा यूनिट में मास का क्या होगा? किलोग्राम।
एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना बड़ा हर कॉपी में हर बच्चा सैकड़ों साल से लिखते आ रहा है, हजारों साल तक लिखते जाएगा भाई, कितना कॉपी खर्चा होगा क्या इतना लंबा। इसीलिए साइंटिस्ट लोग लगाए कि भाई इसके लिए कोई सिंबल डालो, ऐसा सिंबल डालो किसी को ऑनर भी मिल जाए, बच्चा का भी काम आसान हो जाए। इसलिए इसको हर जगह देखते हुएगा आप एन लिखा हुआ रहता है, यानी SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। यह न्यूटन साहब के नाम पर दिया गया क्योंकि फिजिक्स में उनका अत्यधिक योगदान है, चाहे कैनामेटिक्स हो, चाहे डायनामिक्स हो, चाहे लाइट हो, चाहे हीट हो, चाहे थर्मोडायनामिक्स हो, किसी पार्ट में उनका रूल चलता ही है, कुछ न कुछ लॉ है। इसीलिए न्यूटन के नाम पर रख दिया गया SI यूनिट ऑफ फोर्स। यानी आप क्या समझे, आप यह समझे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया SI यूनिट। अब हम लोग आ जाते हैं CGS यूनिट, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में। तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना, MA, यानी क्या ग्राम, और एक्सेलरेशन क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया उनके लिए तो न्यूटन आ गया, इनके लिए भी तो किसी न किसी को खोजना होगा, ठीक। तो कौन मिले, डाइन साहब। कौन मिले, डाइन, DYNE, डाइन, नहीं डी ले लेते हैं इनके लिए। तो 1 डाइन इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब हम आ जाते हैं कि न्यूटन में और डाइन में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन हम कह रहे हैं कि कौन रिलेशन, मैं ममेरा भाई, चचेरा भाई, फफेरा भाई, मुसेरा भाई, वो रिलेशन नहीं खोज रहे हैं, ठीक है। हम खोज रहे हैं फिजिक्स के हिसाब से दोनों में क्या रिलेशन हुआ, ठीक। तो 1 न्यूटन बराबर था 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जबकि 1 डाइन बराबर था 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो हम केजी को न्यूटन को चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं, न्यूटन को। तो केजी को हम ग्राम बना दिए, तो क्या हो गया 1000 ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर बना दिए, तो क्या हो गया 100 सेंटीमीटर। अब पर सेकेंड स्क्वायर तो था ही, इसमें भी है उसमें भी है, तो उसको क्यों चेंज करें। तो हमको यहाँ क्या मिल रहा है 1000 इंटू 100 मिल रहा है, यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या लिखेगा 10 टू द पावर 5, और यूनिट क्या बचा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आप किसको चेंज कर रहे थे, 1 न्यूटन को चेंज कर रहे थे। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या, डाइन, यानी 10 टू द पावर 5 डाइन। यही रिलेशन हुआ न्यूटन में और डाइन में। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। हो गया। चल अब हम आ जाते हैं कि एक है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट को हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट नहीं मानते हैं, ठीक है। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल यूनिट जो होता है, यहाँ ग्रेविटी का काम हो गया, जी का काम हो गया, यानी F इक्वल टू ma जो था वो F इक्वल टू mg हो जाएगा। g स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे अगला चैप्टर में ग्रेविटेशन के बारे में। लेकिन यहाँ यूनिट है फोर्स का, इसीलिए हमको बताना पड़ रहा है। उसको एब्सोल्यूट यूनिट नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग जी का वैल्यू अलग अलग होता है, तो यूनिट भी चेंज हो जाएगा। ठीक बात है? ठीक बात नहीं है, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू यूनिट नहीं मानते। ठीक है, नहीं मानते, लेकिन यूज तो होता है। तो इसके हिसाब से इसका यूनिट हो गया किलोग्राम फोर्स
देखते हुए लिखा रहा था KGF, नहीं किलोग्राम फोर्स, यानी क्या किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम वेट कहिए दोनों, या ग्राम फोर्स GF या ग्राम वेट कहिए। एक SI में चला गया और दूसरा CGS में चला गया। ठीक है, तो आप यही पढ़े। अब है न्यूटन सेकेंड लॉ हो गया। हम आपको इसमें लिखेंगे नहीं इस बार आप लोग अपने से तैयार कीजिए इसको, और तैयार करके हमको कल दिखाइए। क्या अपने से आप नोट्स इसका बना सकते हैं? हर चीज तो हम क्लियर कर ही दिए आपको, हम देख लेंगे आप लोगों का, तब हम फिर बताएंगे। ठीक है, या नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद वाला पॉइंट है मेरा कि जो मेन है बैकबोन फिजिक्स का बैकबोन क्या होता है? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल बनाना है, तो हम लोग इसमें क्या तो फॉर्मूला पढ़े। पहला P मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, दूसरा F इज इक्वल टू ma, या उसी को हम लोग कह सकते हैं F इज इक्वल टू m और v माइनस u बाई क्या t, या F इज इक्वल टू mv माइनस mu बाई t, जो कहिए। यही तीन फॉर्मूला यहाँ हुआ मेरा। तीनों का SI CGS यूनिट हुआ, तीनों का ग्रेविटेशनल यूनिट भी हो गया फोर्स का। ठीक है, उसके बाद इसका जो हम न्यूमेरिकल बनाएंगे यह इतना ही फॉर्मूला से नहीं बनेगा। इसके लिए हमको बैक वाला चैप्टर मोशन का जो फॉर्मूला था 4, उस 4 का चारों फॉर्मूला चाहिए, बिना उसका नहीं होगा। वो तो YouTube पर नहीं है क्योंकि वो लॉकडाउन से पहले का था। ठीक है, तो 4 फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्या क्या फॉर्मूला था? V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, S इज इक्वल टू U प्लस A बाई 2 इंटू 2n-1। 4 फॉर्मूला वहाँ और 3 फॉर्मूला यहाँ, साथ साथ इसका यूनिट। तब आप लगिए, तब हम लोग नेक्स्ट वीक में इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। एक सप्ताह इसमें कम से कम आपको लगेगा न्यूमेरिकल बनाने में। ठीक है, तब आप मजबूत होइएगा। जब यहाँ मजबूत होइएगा, क्लास 9th में जब आपका मजबूत होगा न्यूमेरिकल, तब आप क्लास 11th में न्यूमेरिकल आसानी से समझ लीजिएगा। और तब आपका जो गोल है मेडिकल और इंजीनियरिंग का, तब पूरा होगा। अन्यथा ऊपर वाला पर छोड़िए, उनकी मर्जी। क्या, चलिए यहीं पर एंड करते हैं। जय मां बंगला मुखी।